नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया। अब कल राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाला मतदान सत्ता का समीकरण तय करेगा। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले इन जिलों में अब किसी भी प्रकार की सभा, रैली या रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जैसे 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि 6 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। करगहर में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने। सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता और कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा उम्मीदवार हैं। नरकटियागंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी से दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत केदार मैदान में है। सिकंदरा सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी और आरजेडी से उदय नारायण चौधरी आमने सामने। कहलगांव सीट पर आरजेडी कांग्रेस के बीच सियासी फाइट। आरजेडी से रजनीश भारती, कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा आमने सामने। सुल्तानगंज सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी से चंदन सिन्हा जबकि कांग्रेस से ललन कुमार हैं उम्मीदवार। चैनपुर कैमूर सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने। वीआईपी से गोविंद बिंद जबकि आरजेडी से बृज किशोर बिंद हैं उम्मीदवार। बता दें कि बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 रैली की, एक रोड शो किया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 84 रैलियां की। इस बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच दावे प्रतिदावे, वार पलटवार किए जा रहे हैं। पटना में 20 से 30 फिर से नीतीश लिखा एक होर्डिंग देखा गया। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं भाजपा का राजनीतिक कार्य करता हूं। यहां एनडीए में कोई पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब लालटेन कबाड़ में चला गया है, लालटेन बुझ चुका है। लालटेन मतलब लालू प्लस 10 यानी लालू, राबड़ी और उनके 9 बच्चे। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्री की बात और बिहार में कट्टा की बात करते हैं। एक बिहारी 100 पर भारी, उन्होंने आगे कहा कि प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। उधर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता कर दिए गए हैं। पहले चरण की तुलना में इसे और अधिक कड़ा किया गया है। डीजीपी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में सुरक्षा मजबूत की गई है। डीजीपी ने पुष्टि की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमाएं रविवार शाम तक बंद कर दी जाएंगी। इस चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। साथ ही राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात होंगी ताकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और एनडीए पर कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए खेमे में मायूसी और गमगीन माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर से गृह मंत्री अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और फोन के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। तेजस्वी ने कहा कि जहां भी वे ठहरते हैं वहां के होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए जाते हैं और देर रात अधिकारियों को बुलाया जाता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना कुछ भूंजा पार्टी के करीबी और ईडी की जांच में फंसे भ्रष्ट अधिकारी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि वे महागठबंधन समर्थक कार्यकर्ताओं को वोटिंग के दिन डिटेन रखें और मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करें।
तेजस्वी ने दावा किया कि कई ईमानदार अधिकारी अब ऐसे दबावों का खुलासा कर रहे हैं और फोन करने वालों के स्क्रीनशॉट तक उन्हें भेज रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारियों से अपील की कि वे किसी दबाव में आए बिना संविधान के अनुरूप अपना कर्तव्य निभाएं। राजद नेता ने केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 गुजराती किसी भी तरह बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं और इसे अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता ऐसे संविधान विरोधी और बेशरम सत्ताधारी नेताओं को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार जो गणतंत्र की जननी है, वहां किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है। उनका ये बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी संगठन के विरुद्ध बयान दे रही है और अब सोम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने का दावा किया है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राजभर और उनके बेटा डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी सभाएं भी की हैं। दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुबह सपा प्रत्याशी एनडीए के खिलाफ मैदान में है। माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुबह सभा के प्रत्याशी एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होना है। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं उन्होंने जनता को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि एक दौर था जब लालू जी अपनी बेटी की शादी के लिए कार का शोरूम को ही लुटवा दिया था। सभी कारें लूट ली गई थी। इसलिए जनता जंगल राज को दोबारा जनता नहीं लाएगी और एक बार फिर एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल और तेजस्वी अभी से ही जान गए हैं कि वो हार रहे हैं, अभी से फिर से वोट चोरी का हल्ला मचा रहे हैं। पर इस बार एनडीए रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। विकास की बहार है, जन कल्याण की लहर है और जनता यहाँ तय कर चुकी है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से एनडीए को जिताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत एनडीए को मिलेगा और जान रहे हैं राहुल बाबा और तेजस्वी जी भी कि एनडीए जीत रहा है। इसलिए वोट चोरी नई घोषणाएं करना ताकि हार की भूमिका बता सके जनता को, अभी से तैयार कर रहे हैं। एनडीए जीत रहा है। लालू के लाल कह रहे हैं। अब मुझे जल्दी जो विकास का काम करेगा हम उसका साथ देंगे। तेज प्रताप कह रहे हैं कि जो विकास, अब वो तो पूरा बिहार ही कह रहा है तो उसमें वो भी जुड़ गए। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बगहा के लोगों को भ्रमित करने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी की ओर से यह झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि मुकेश साहनी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पक्ष से हेलीकॉप्टर उतरने की कोई परमिशन ही नहीं ली गई थी। सतीश चंद्र दुबे ने कन्हैया कुमार पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बगहा में रोड शो करने वाले वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे नारे लगाने वाले लोग जब प्रचार करते हैं तो जनता को क्या संदेश देंगे? जो देश का नहीं हुआ वो चंपारण का क्या होगा?
बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। 11 नवंबर को जिले की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने संयुक्त रूप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि इस बार बोगस वोटिंग रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बुर्का और घूंघट में आने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटियर वन नामक टीम हर बूथ पर तैनात रहेगी। इस टीम में महिला कर्मचारी शामिल होंगी जो पोलिंग एजेंट के अनुरोध पर मतदान की पहचान करेंगी। बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा कि जो भी बाहरी लोग राजनीतिक दलों के प्रचार में आए थे उन्हें तत्काल जिला छोड़ने का निर्देश दिया गया है। पुलिस रात में सघन तलाशी अभियान चलाएगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बिना अनुमति जिले में रहेंगे। बेतिया जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों सीमाओं को सील कर दिया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति जिले में प्रवेश ना कर सके। चुनाव के दिन किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले के सभी बूथों पर केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांव से लेकर शहर तक पुलिस और अर्धसैनिक बल की निगरानी बढ़ा दी गई है। डीएम और एसपी ने कहा कि मतदाताओं को पूरी सुरक्षा के साथ मतदान का माहौल मिलेगा। डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी शौर्य सुमन ने मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन की ओर से बताया गया कि हर बूथ पर निगरानी कैमरे और क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात रहेंगी। दलों को हम लोगों ने विस्तृत तौर से जानकारी दी है और इस बार आप सब लोग जानते हैं कि आयोग के दिशा निर्देश में बहुत से स्पेशल इनिशिएटिव लिए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण अवयव होगा कि जितने पीठासीन अधिकारी हैं उनके फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन एक रहेगा। मोबाइल एप्लीकेशन आज इंस्टॉल हो गया है। सुबह में कल जब लोग ईवीएम लेने के लिए आएंगे तो लॉगिन भी कर लिया जाएगा उनका, और जब वो लोग मतदान स्थल पे जाएंगे, मतलब बूथ पे हमारे जाएंगे, तो फिर अराइवल रिपोर्ट भी पीआरओ एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम लोग लेंगे। जब ये लोग मतदान स्थल पे जाएंगे, बूथों पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों ने हर एक बूथ पर रसोइया का इंतज़ाम रखा है भोजन के लिए। साथ ही साथ बूथ पे जाकर के आसपास का एरिया का मॉनिटरिंग भी इनके द्वारा हो जाएगा। कहीं कोई भी संवेदनशीलता होगी तो जानकारी हम लोग को दी जाएगी। झारखंड की बहुचर्चित घाटशिला विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के बीच माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में है, जबकि झामुमो ने दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से घाटशिला में दोनों दलों के बीच प्रचार अभियान देखने को मिला। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने प्रचार के आखिरी दिन रविवार को रोड शो किया और जनता से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। झामुमो अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन की लोकप्रियता और सहानुभूति लहर पर भरोसा कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पार्टी के बड़े नेता घाटशिला में लगातार डेरा डाले हुए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी प्रचार अभियान में भाग लिया। खुद चंपई सोरेन भी गांव-गांव जाकर अपने पुत्र के लिए समर्थन मांग रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घाटशिला सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार है। जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला 11 नवंबर को मतदान के बाद ही होगा।
फिलहाल दोनों दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। घाटशिला विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झामुमो और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं भाजपा विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में हुंकार भरी। इसी बीच चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री के एक बयान को आंदोलनकारी का अपमान बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल घाटशिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपाई सोरेन भावुक नजर आए और फफक कर रोने लगे, जिसकी वीडियो प्रदेश भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर भी साझा की गई। उस वीडियो में चंपाई सोरेन ने रोते हुए ये कहा कि अबुआ सरकार ने आदिवासियों को कुचलने का काम किया है, आंदोलनकारी पर लाठी चलवाया, जो शर्मनाक है। बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था, उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया, मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? टाटा शहर में मजदूर आंदोलन करता था, टाटा ने हमको रोकने के लिए 50 लाख गुंडा को देखा, हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन का हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा था। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने तमाम प्रखंड सह अचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति, अभिलेखों, सेवा पुस्तिका, आगत निर्गत पंजी, जन शिकायत निवारण व्यवस्था, पेंशन एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की। तो वहीं उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि कार्यालय में समय पालन एवं अनुशासन सर्वोपरि है। साथ ही उपायुक्त ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि तमाम प्रखंड सह अचल कार्यालय में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की बिचौलिया गतिविधि पाए जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अंचल और प्रखंड का हमने औचक निरीक्षण किया और विशेषकर सभी पदाधिकारियों और कर्मियों का जो उपस्थिति है उसको देखे और यहाँ आए हुए ग्रामीण लोगों से भी बातचीत की। आज आधार अपडेशन का भी कैंप चल रही है, काफ़ी संख्या में बच्चों के साथ महिलाएं आई हैं, उनका कार्य चल रही है और ये भी कर्मियों और पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जो भी लोग आते हैं डायरेक्टली उन्हीं के साथ बातचीत करके काम करना है, बिल्कुल कोई मध्यस्थी का बिचौलिया या अन्य लोग कैंपस में आसपास न गुजरे और ये जो राजस्व कार्यों में और बेहतर तरीके से काम करने का उन्होंने निर्देश दिया है। म्यूटेशन कोई लंबित रखने का नहीं है और ये जो पंजीटी सुधार का भी तेजी लाने के लिए व्यवस्था। हजारीबाग के मुफसिल थाना क्षेत्र में नशाखोरी के विरुद्ध जिला पुलिस की कार्रवाई टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत लगभग 42.5 लाख रुपए मूल्य की 8.2 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है और साथ में 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक अंजन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। मुफसिल थाना क्षेत्र के कत्था फैक्ट्री के पास टोयोटो शोरूम के सामने NH33 रोड मुकंदगंज के निकट कुछ लोग अफीम की खरीद बिक्री करने वाले हैं। इसी सूचना का सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय हजारीबाग के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया।
गठित टीम ने तत्काल छापेमारी करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंचकर 4 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। हालांकि पुलिस टीम को देखकर वे भागने लगे। तभी तत्परता दिखाते हुए पुलिसकर्मियों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। इस बीच तलाशी के क्रम में सभी चारों व्यक्तियों के पास एक एक बैग बरामद हुआ, जिसमें अवैध अफीम पाया गया। मौके पर पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे चतरा से अफीम लेकर हरियाणा बेचने जा रहे थे। इस संबंध में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चारों अभियुक्तों सचिन कुमार, राकेश कुमार मेहता, ननकू ठाकुर और अनिल दोंगी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खबर बोकारो से है, जहां थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती में नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। जब उसके परिवार वालों ने महिला को झलवा देवी को उठाने के लिए गए तो देखा कि वह मृत पड़ी हुई है। मौके पर बोकारो थर्मल थाना पुलिस सूचना पर पहुंची। मृतिका के आरोपी पति का नाम रुपेश यादव है। ग्रामीणों ने बताया कि रुपेश यादव काफी दिनों से शराब के नशे में मारपीट करते रहता था। पहले भी चाकू से कई बार वार कर चुका है और रात्रि में रुपेश यादव ने अपनी पत्नी को चाकू से वार कर मार डाला। पुलिस महिला के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतनपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्हें पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, बिहार में एनडीए को भारी जीत मिलेगी, वहां एनडीए की सरकार बनेगी। वहां की जनता कांग्रेस और आरजेडी को देख चुकी है। उनका विश्वास एनडीए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है। निश्चित रूप से वहां एनडीए की सरकार बनेगी। एसआईआर के सवालों के जवाब पर मुख्यमंत्री ने कहा, एसआईआर तो चल रहा है, ये उनकी ही मांग थी। अगर लागू हो गई तो विरोध क्यों? और एनडीए को भारी जीत वहाँ पर मिलेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। काहे कि बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी को भी देख चुकी है और राजद पार्टी को भी देख चुकी है और वहाँ की जनता का विश्वास एनडीए पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और एनडीए की सरकार वहाँ पर बनेगी। अब एसआईआर तो चल रहा है ना, एसआईआर की उनकी भी मांग थी और जब लागू हो गया है तो फिर विरोध क्यों करते हैं? आज सवेरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और वहां चल रहे विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार नया सीएम चुनने जा रहा है। बिहार बदलाव लाने के साथ साथ एक युवा मुख्यमंत्री भी चुनने जा रहा है। बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। एक नई ऊर्जा वाला युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। साथ ही बीजेपी पर निशाना लादते हुए कहा कि इतने दिनों से इनकी सरकार चल रही है, पिछले 11 साल में घुसपैठिए आए हैं, तो इसकी जिम्मेदार तो बीजेपी है। बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पर ध्यान देती है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने बताया कि पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और 11 साल से पहले घुसपैठिए कौन आए हैं, तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। खबर नर्मदापुरम से है, जहां आदिवासी मजदूर परिवारों के घर में घुसकर मारपीट की गई, जिसके बाद आदिवासी समाज संगठनों ने मजदूर परिवार के घर घुसकर मारपीट के विरोध में कार्रवाई करने एक ज्ञापन दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से कार्य प्रणाली पर भेदभावपूर्ण रवैये के विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा।
संगठन की मांग है कि एक आरोपी द्वारा हत्या करने का प्रयास किया गया, उस पर धारा 307 लगाई जाए। आरोपी के द्वारा धारदार हथियार, संबल, लठ आदि से हमला किया गया। फरियादी के साथ मारपीट करने वाली सभी लोगों की शीघ्र गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई 15 दिन के अंदर होनी चाहिए। नहीं की गई तो आदिवासी समाज द्वारा चक्का जाम किया करेगा और अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की जाएगी, जिसकी समुचित जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तरन तारण जिले में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने गुरु घर में मत्था टेका, सभी के कल्याण की कामना की और ईश्वर का धन्यवाद किया। बादल ने कहा कि वे पंजाब की प्रगति और लोगों की समृद्धि के लिए गुरु साहिब से प्रार्थना करते हैं। वहीं अकाली दल की सांसद और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी बीबी हरसिमरत कौर बादल भी आज सुबह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब पहुंची। उन्होंने गुरु साहिब के समक्ष मत्था टेका और पंजाब की खुशहाली के लिए अरदास की। मीडिया से बातचीत करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पिछले 10 सालों में पंजाब ने बहुत कुछ सहा है और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पंजाब पिछड़ गया है। अब समय आ गया है कि गुरु साहिब की कृपा से विकास की लहर फिर से आए। राजा वडिंग के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है जब एक व्यक्ति जो अपने जिम्मेदार पद पर है इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देता है। ऐसे बयानी से पता चलता है कि वह व्यक्ति उस पद के लायक नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आगामी चुनाव पंजाब के लिए लोगों के भविष्य की शुरुआत हो सकती है और उन्हें विश्वास है कि गुरु साहिब की कृपा से खालसा पंथ और शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर उभर कर सामने आएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा पटियाला के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में नतमस्तक हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमन अरोड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी मामले पर केंद्र सरकार को घेरा। तरन तारण इलेक्शन को लेकर भी अमन अरोड़ा ने शिरोमणि अकाली दल बदल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर टिके निशाने साधे। इसके अलावा अमन अरोड़ा ने कहा कि तरन तारण इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालघर के दापचरी सीमा शुल्क चेकपोस्ट के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई इस भयानक आग ने पल भर में पूरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, लेकिन चालक की त्वरित सूझबूझ और सतर्कता ने बड़ा हादसा टाल दिया। उसने समय रहते कार रोकी और सभी 4 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे मौके पर राहत की सांस ली गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।